कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यारे मित्रों, अभी हम लोग छायावादी काव्य युग पढ़ रहे हैं और इसके पहले मैंने छायावाद के बारे में और भी बहुत कुछ बताया है। पिछली वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आधुनिक काल से संबंधित ये युग है। पहला हमने भारतेंदु युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग पढ़ा, हम लोग तीसरा युग पढ़े छायावादी युग। तो छायावादी युग आज समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग प्रयोगवादी युग पढ़ेंगे, फिर प्रगतिवाद पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रयोगवाद पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के और बढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं हम लोग छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएँ। हम लोगों ने जो चार मुख्य लेखक हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। छायावादी लेखक जो हैं प्रसाद, पंत निराला और महादेवी। और भी कुछ अन्य काव्य धाराएँ छायावादी की कौन सी रहीं। छायावादी युग में ही कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने छायावाद अर्थात रहस्यवाद की परंपरा से परे हटकर भी लेखन कार्य किया। मतलब जिन्होंने छायावाद और रहस्यवाद की परंपरा से दूर हटकर लेखन किया। अतएव छायावादी युग में ही निम्न तीन स्वच्छंद धाराओं का विकास होना माना जा सकता है। तो छायावादी युग में भी तीन स्वतंत्र धारा मतलब अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। तो पहली विचारधारा है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसे कहा जाता है हालावाद, जिसके हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं प्रवर्तक रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी जो काव्य धारा रही वो है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जानते हैं। तीसरी है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसको हम लोग समेकित काव्य धारा के नाम से जानते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो पहला है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसको हम लोग हालावाद भी कहते हैं। ये 1933 से 1936 तक चला। जब रोमांस या स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं, शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद करती हुई उन्मुक्त रूप से सुरा, सुंदरी और यौवन के गीत गाने लगती है। गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचकों द्वारा हालावाद कहा गया, परंतु डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल गुप्त ने स्वयं इसे हालावाद नाम देना उचित नहीं माना है तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ। डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिवादी गीति कविता के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुसार इस धारा की कृतियों का मूल स्वर प्रेम है। इस काव्य धारा में मुख्यतः निम्न कवियों को शामिल किया गया है। तो पहले जो प्रवर्तक हैं हालावाद के, जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन है, उनकी बात करेंगे हम लोग। फिर है भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हंस कुमार तिवारी, श्री गोपाल सिंह शेम और देवराज दिनेश। तो इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं बच्चन जी और भगवती चरण वर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर आते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हैं, जो हालावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु काल 2003 में। जन्म स्थान है इलाहाबाद प्रयाग में। और प्रमुख रचनाएं उनकी हैं खयाम की मधुशाला, जो 1935 में रची गई। ये रचना जो है अनूदित रचना है। इन्होंने फिट्जेराल्ड जो अंग्रेजी रचना है जिसके उसको उन्होंने हिंदी में जो है अनुवादित किया है। ठीक है, आगे है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रारंभिक रचनाएं, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बुध और नाच घर, जाल समेत, सोहम,
हंसः, दो चट्टानें। तो ये तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो आप लोग देख चुके हैं। पहला है खय्याम की मधुशाला 1935, फिर मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946 सॉरी, और हाथ खादी के फूल 1948, और मिलन यामिनी 1950, चार खेमे 64 खूंटे 1962। तो ये जो मैंने अभी रचनाओं का नाम लिया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और क्रमबद्ध तरीके से भी रचना काल का नाम पूछते हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये आपका आएगा। ठीक है ना, हर परीक्षा में आता है ये। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेंगे आप। आगे जानते हैं बच्चन जी के बारे में। बच्चन जी की निम्न रचनाओं को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब ये जो हालावाद है, जिसमें स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी गई हैं, हमने बात किया था ना, आपको जस्ट बात किया, देखिए यहाँ पर, जिसमें व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा लिखी गई, जिसमें व्यक्ति ने अपनी मन की भावनाओं को प्रकट किया है, उसे ही हालावाद कहते हैं। तो कुछ रचनाओं को छोड़कर उनकी रचनाओं में यौवन का, सौंदर्य का और मस्ती के स्वर का अभिव्यक्ति प्राप्त होता है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? बंगाल का अकाल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे। तो ये जो रचनाएं हैं, इनमें इनमें जो है यौवन, सौंदर्य, मस्ती का स्वर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। ये मूलतः आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन आत्मानुभूति, जो अपनी आत्मा से अनुभूत करते हैं, ऐसे कवि हैं ये। इनको शयी रोमांस का कवि कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। इनको हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। सन 1932 में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्यिक जीवन पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था, और 1966 में ये राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे। इनको दो चट्टानों रचना के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले जो हैं आपके हालावाद कविता के जो कवि हैं, वो है भगवती चरण वर्मा 1903, जन्मकाल मृत्युकाल 1981, और उन्नाव जन्म है इनका। इनका है मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, रंगों के मुँह, चित्रलेखा, सविनय और एक नाराज कविता। तो भगवती चरण वर्मा की ऐसी तो उतने इम्पोर्टेंट रचनाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये इनका किनकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की ही है। ठीक है ना। इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है। युग बोध, व्यक्ति बोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह, निम्न वर्ग का पीड़ा बोध, मस्ती, आवेश एवं अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इनकी मधुकर्ण रचना में माधुर्य एवं ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन मिलता है। प्रेम संगीत रचना में सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह आदि की व्यंजना उन्मुक्त रूप से हुई है। मानव एवं रंगों से मोह रचनाओं में यह स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर आते दिखाई पड़ते हैं। कुछ आलोचकों ने इन्हें नियतिवादी कवि माना है। मानव संग्रह की रचना प्रगतिवाद से प्रभावित है। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। इनकी रचनाएं 1917 से ही प्रताप पत्र में प्रकाशित होने लगी थीं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले गीत के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। भूले बिसरे उपन्यास के लिए इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, 1915, 1995 में मृत्यु हो गई इनकी। इनकी है मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह। याद रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है इनका। ठीक है ना। रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, है ना, ये तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मधुलिका, अपराजिता और किरणबेला।
अंचल जी मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं, अतः उनके काव्य में सौंदर्य, लालसा, यौन आवेग एवं प्राण यौन्माद के व्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप से हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण उन्होंने रसिकता पूर्वक दृष्टि से किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से मुखर है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एवं रिसर्च जबलपुर में हिंदी के विभाग का अध्यक्ष रहे। इनकी सामाजिक यथार्थ रचनाओं में रूमानी संवेदना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इनकी पहली कविता 1935 में माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रेम और रोमांस के कवि या मानसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, ठीक है ना। यह ध्यान रखना होगा हम लोग को। आरसी प्रसाद सिंह, तो आरसी प्रसाद सिंह की रचनाएं यहाँ पर दी हुई है। कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं दी गई हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के फूल, पलाशवन, शूल फूल, कर्ण फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशास्त्र, कदली वन, उत्तर जय, द्रौपदी खंड काव्य है जो, प्यासा, निर्झर, मिट्टी और फूल, कामिनी, अग्निशय। हंस कुमार तिवारी की रचनाएं यहाँ दी गई हैं। श्री गोपाल सिंह शेम की रचनाएं दी गई हैं। देवराज दिनेश की दी गई हैं। तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप देख लेंगे इसको ऐसे भी, ठीक है। शंभुनाथ सिंह की रचनाएं दी गई हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हालावाद कविताओं के बारे में, कवियों के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो है आपका वो है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा। ये भी स्वतंत्र काव्य धारा के अंतर्गत ही आता है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं, मतलब जिसमें राष्ट्र को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, उसकी बात हम लोग करेंगे। छायावादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वातंत्र्य भावना एवं राष्ट्रीयता को अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्यधारा में प्रमुखतः निम्न कवियों का स्थान मिला है। पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, फिर राम सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ मिलंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव और महेश चंद्र प्रसाद। तो वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन जो टिक लगा हुआ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, जैसे माखनलाल जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, बालकृष्ण नवीन हो गए, सुभद्रा जी हो गई, और सोहनलाल द्विवेदी हो गए, सियाराम शरण गुप्त हो गए और केदारनाथ मिश्र हो गए। तो आइए बिना समय का आगे बढ़ते हैं हम लोग। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म हुआ 1879 में, 1968 में इनकी मृत्यु हो गई, और होशंगाबाद यूपी MP के ये रहने वाले हैं। इनकी रचना आपने जानी सुनी होगी। हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, साहित्य देवता, मरण ज्वार। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं मैं टिक लगा दी हैं वो याद कर लेंगे आप। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, सखी वे मुझसे कह जाते ये भी कविता है। साहित्य देवता भी थोड़ा याद कर लेंगे आप। उपनाम, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, और यही कारण है कि इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आपने बहुत सुना होगा ये, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर चीज चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। एक भारतीय आत्मा के नाम उपनाम से जाने जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आपके द्वारा यानी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा 3 पत्रों का संपादन कार्य किया गया। वो कौन कौन से पत्र हैं? प्रभा है, कर्मवीर है और प्रताप। ध्यान देंगे,
प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। कर्मवीर पत्र तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? कर्मवीर। हिम तरंगिनी रचना के लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह हिंदी का पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माना जाता है। हिम तरंगिनी को लेकर जो मिला, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनका पूरा साहित्य 10 खंडों में माखन लाल चतुर्वेदी रचनावली के नाम से प्रकाशित है। 10 खंडों में प्रकाशित है इनका पूरा काव्य साहित्य। आगे जानेंगे हम लोग दिनकर जी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर 1908 जन्म, मृत्यु 1974 और सिमरिया मुंगेर बिहार के जन रहने वाले। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य प्रबंध काव्य भी माना गया है, रश्मि रथी जो प्रबंध काव्य है, उर्वशी जो खंड काव्य है, हाहाकार, यशोधरा, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, दिल्ली, संस्कृति के 4 अध्याय, सीपी और शंख और वट पीपल। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, जिसमें मुख्य है जो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, रेणुका, हुंकार, सरस्वती और उसके बाद है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, यशोधरा, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य काव्य है। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर याद कर लें। कुरुक्षेत्र जो है महाकाव्य की श्रेणी में आता है और प्रबंध काव्य में आता है। रश्मि रथी वहीं प्रबंध काव्य है और उर्वशी भी खंड काव्य है। संस्कृति के 4 अध्याय से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो गद्य काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य जगत में इनको यानी रामधारी सिंह दिनकर को अनल कवि के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार, उर्वशी रचना के लिए इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद कर लेंगे आप, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला किस रचना के लिए? उर्वशी काव्य रचना के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको 1959 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए 1959 में। इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है, इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को। इनका कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया। यह काव्य मूलतः महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें महाभारत के दृश्य को दिखाया गया है और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विभीषिका है, भयंकर दृश्य जो प्रस्तुत किया गया है, उससे प्रेरित होकर एक ये रचना लिखी गई थी। और इसमें भीष्म जो पांडव थे, युधिष्ठिर जो बड़े पांडव थे, उन दोनों के संवाद को दिखाया गया है। इनको द्वितीय राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। इनको रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि। इनको भारत सरकार से पद्म भूषण मिल चुका है। विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए भी दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं और इनको भारतीय संसद में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बालकृष्ण नवीन के बारे में। 1897 में इनका जन्म हुआ, 1960 में मृत्यु। कुमकुम, रश्मि रथी, अपलक, कवासी, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विश्वाई, जन्म के, सृजन के, ललकारे, विप्लव गायन। तो इसमें 2 ही रचनाएं मुझे मुख्य लगी हैं, वो है कुमकुम और रश्मि रेखा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इनकी राष्ट्रीय पर कविताओं में क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है। किनका बात हम लोग कर रहे हैं? ये नवीन यानी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की
कहीं कहीं तो प्रलय तक का आह्वान करते हैं। जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलत जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। अपनी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को विष पाई और अनिकेतन कहकर पुकारा है। कि इन्होंने नवीन बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को क्या कहा है? विष पाई या अनिकेतन कहा है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार अपने समकालीन कवियों में इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय रहा माना जाता है। ये प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने जाते हैं। कौन? नवीन जी। राष्ट्रीय परक कविता के अलावा थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्य लोक में भी झांक लेते थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। प्रभा पत्रिका का क्या किया? इन्होंने संपादन भी किया है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। अब इम्पॉर्टेंट है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, 1904 में जन्म, 1948 में मृत्यु। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधरा, और प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी, जो प्रसिद्ध कविता है, जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत और स्वदेश के प्रति। तो ये रचनाएं आप याद कर लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं मुकुल, त्रिधारा झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति। झांसी की रानी इनकी अमर रचना है। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। तो सुभद्रा जी की रचनाओं में, कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। यदि निराला जी की सरोज स्मृति कविता को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ये निराला जी की कविता सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने पुत्री जो जिनकी मृत्यु हो जाती है 18 वर्ष में, उनके बारे में शोक गीत माना गया है सरोज स्मृति। तो अगर ये नहीं लिखा जाता या इसके अलावा अगर कहा जाए तो महादेव और सुभद्रा कुमारी चौहान ही हैं जिन्होंने पारिवारिक संबंधों को लेकर कविताएं लिखी हैं। इनकी मृत्यु एक मोटर वाहन दुर्घटना में मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में हो गई। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इनको राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरूप को झंकृत करने वाली कवित्री कहा है। इनको सुभद्रा कुमारी चौहान को गुप्त जी ने क्या कहा है? राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरूप को झंकृत करने वाली कवित्री। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में लिखी, जिसका नाम था नीम। अब आते हैं हम लोग अगले कवि पर, सियाराम शरण। 1895 में जन्म काल, 1963 में मृत्यु, और झांसी में इनका जन्म स्थान है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नोआखाली, जय हिंद, गीत संवाद। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टिक लगा चुका हूँ मैं, मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्वादल है, विषाद भी है, कई बार आ चुका है, और आत्मोत्सर्ग भी है, ठीक है ना, और पाथेय है, और उसके बाद है आपका नकुल, ठीक है, नकुल भी है, ठीक है ना। तो ये इनकी रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, लेकिन नीचे लिखा भी हुआ है ऐसे इनके बारे में। इनमें से मौर्य विजय और अनाथ और आत्मोत्सर्ग और नकुल इनके क्या है? प्रबंध का माने जाते हैं। शेष जो हैं सब की सब लघु कविताओं के संग्रह है। तो प्रबंध काव्य कौन कौन से इसमें हैं? मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग और नकुल। ध्यान देंगे। ये किनकी रचना है बताइए? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं जो 10 वर्ष छोटे थे उनसे। मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण एवं पुलिस की क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। आत्मोत्सर्ग में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा उदात्त शैली में लिखी गई है। नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षणीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ये शैली में छायावादी
और विचारधारा में गांधीवादी माने जाते हैं। मतलब काव्य शैली के छायावादी है, परंतु इनके विचार कैसे हैं? गांधीवादी विचार हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता का अनुकरण करके एक फूल की चाह कविता लिखी थी, है ना। उन्मुक्त रचना में कुसुमद्वीप एक शांति नगर है, परंतु लौह द्वीप के लोग उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोहनलाल द्विवेदी जी, इनकी रचनाएं भी कुछ हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो कौन कौन सी है बताता हूँ। विषपान, ठीक है, विषपान, युगाधार, ये सब आता है परीक्षा में, ठीक है। तो इतना मैंने देखा नहीं है कि इनका ज़्यादा आया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी आप देख लेंगे अगर आपकी मर्जी हो तो। जगन्नाथ प्रसाद मिलन, केदारनाथ मिश्र, प्रभात देव की नंदन विभव, महेश चंद्र प्रकाश। अब बात करते हैं तीसरी काव्यधारा, जो छायावादी से अलग काव्यधारा लिखी गई, समष्टि चेतना प्रधान काव्य। छायावाद का युग का ऐसा काव्य जिसमें सौंदर्य अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्यानुभूति एवं राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति आदि सभी का एक जगह सामंजस्य कर दिया जाता है, उसे समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहा जाता है। मतलब जहाँ पर छायावाद का हो, चाहे हालावाद का हो, चाहे हमने पढ़ा अभी जिसके पहले जस्ट पढ़ा उसका हो, सब का ले देकर जो है एक जगह जिसे बैठा दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? समष्टि चेतना प्रधान काव्य। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, भी इम्पोर्टेंट है, विद्यावती कोकिल जी हैं, हरीश कृष्ण प्रेमी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, सुभद्रा कुमारी सिन्हा हैं, देख लीजिए चौहान नहीं है यहाँ पर, तारा पांडे हैं, राम कुमार वर्मा है। जिनमें इम्पोर्टेंट जो है वो टिक लगा हुआ है, जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल और उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हरीश कृष्ण प्रेमी का भी कहीं कहीं जिक्र हुआ है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला। ये मूलतः गीतकार माने जाते हैं। कौन? जानकी वल्लभ शास्त्री जी। इनकी रचनाओं में आस्था, प्रेरणा, अनुभूति, रहस्य आदि की अभिव्यक्ति कोमल एवं मधुर स्वरों में हुई है। विद्यापति कोकिल की रचना है अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। हरे कृष्ण प्रेमी की रचना है, यहाँ पर देख लीजिए, अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में अनंत के पथ। उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है प्रातः दीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, अजगर और चांदनी दीप जलेगा। सुभद्रा कुमारी सिन्हा की रचना है, यहाँ पर राम कुमार वर्मा की रचना यहाँ देखिए दिया गया है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि राम कुमार वर्मा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जन्म है इनका 1905, 1990 मृत्यु है, और एमपी में इनका जन्म स्थान है सागर के समीप। रूप राशि, निश्चित, चित्ररेखा, आकाश गंगा, अंजलि, चंद्र किरण और एकलव्य। तो इसमें निश्चित कई बार पूछा गया है, मैंने देखा है कि निश्चित, चित्ररेखा, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे आप, ठीक है। ये छायावादी की लघुत्रयी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। लघुत्रयी मतलब छोटे जो कवि माने जाते हैं छायावाद के, वो उनमें ये शामिल है राम कुमार वर्मा जी। ये अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के कारण अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किन्होंने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, ये इतिहास ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग और ही पढ़ेंगे आगे जाकर, जब आलोचना पढ़ेंगे ना हम लोग, तो आलोचना कवि में इनका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये हिंदी में कवि, आलोचना और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए मैंने बताया ना आपको जस्ट, एकांकी को अपनी साधना से नवजीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। देख लीजिए, आलोचना के साथ साथ एकांकी कार के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करते हैं हम लोग, अनुभूति, अंतर जगत है, ये सब देख लेंगे आप, उतने इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो हमारा छायावाद यहीं पर ख़त्म होता है। अगले में हम लोग प्रगतिवाद या प्रयोगवाद के साथ, प्रगतिवाद ही पहले आएगा क्योंकि यहाँ छायावाद से ही जो है प्रगतिवाद की जो नींव है रखी गई, ठीक है। कविता में देखा आपने, सुभद्रा जी के द्वारा देखा, या जो आपके और भी कवि जो मैंने देखा भी थे, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ।